नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर संजीव भानावत राजस्थान विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय के प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। लगभग 3 दशक तक राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र के अध्यक्ष के रूप में मैंने अपनी सेवाएं दी और पिछले 28 वर्षों से कम्युनिकेशन टुडे नामक मीडिया त्रैमासिक का संपादन कर रहा हूं। कम्युनिकेशन टुडे एक ऐसा मीडिया त्रैमासिक जिसने एक विनम्र प्रयास किया है मीडिया के शिक्षकों और विद्यार्थियों के शोध अनुसंधान और विचारों को एक मंच पर लाने का। और इसी क्रम में हमारा ये YouTube चैनल है जिसमें लगभग 400 वीडियो हम पूरे करने जा रहे हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे इस मीडिया विषयक शैक्षिक अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ साझा करें और अपनी टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन करें। मित्रों, क्या कभी आपने कल्पना की है उस दुनिया की जहां आने वाले 5-7 वर्षों में अर्थात 2030 तक रेडियो और टीवी बंद हो जाए? जी हाँ, यह भी कल्पना कर सकते हैं कि 2040 तक अखबारों का अस्तित्व समाप्त हो जाए, प्रिंट मीडिया समाप्त हो जाए। आप सोचेंगे ये कैसी कल्पना है? जी हाँ, अब इस पर बहस शुरू हो गई है। अनेक विद्वानों ने कहा है कि हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में जिस तरह से तकनीक का तेजी से विकास हो रहा है, हम मीडिया की एक नई दुनिया देखें। और आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं, भविष्य का न्यूज रूम कैसा होगा। मैं ये मान के चलता हूं कि जो मेरे इस संवाद को, इस बातचीत को सुन रहे हैं, उसमें एक वो वर्ग है जो पत्रकारिता में अभी प्रवेश करना चाहता है या युवा मीडिया कर्मी। दूसरी ओर वह वर्ग है जिसने पत्रकारिता के इस पूरे संक्रमण काल को बहुत निकटता से देखा और महसूस किया है। वो दौर भी होगा जब वो अखबारों को लेकर के शौचालय में बैठकर पढ़ते थे या सुबह की चाय के साथ अखबारों के पृष्ठों को पढ़ते हुए उन चुस्कियों का आनंद भी लेते थे। और अब यह प्रवृत्ति, यह मानसिकता बदल गई है और आप शौचालय में बजाय समाचार पत्रों के मोबाइल लेकर के घंटों बैठे रहते हैं, पता नहीं अखबार पढ़ते हैं या अपने व्हाट्सएप के मैसेजेस या ईमेल देखते हैं। वहीं सुबह की चाय अब लैपटॉप पर सिमट गई है, जहां हम ऑनलाइन अखबार पढ़ते हुए, विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स को देखते हुए अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करते हैं। इस तकनीकी या डिजिटल क्रांति ने हमें यह सोचने के लिए विवश किया है कि आने वाले समय में जो मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका भविष्य या उनका स्वरूप कैसा होगा। प्रश्न है, न्यूज रूम क्या है? जी हाँ, न्यूज रूम है वह स्थान, वह कक्ष जहां, चाहे वो समाचार पत्र है, चाहे रेडियो या टीवी चैनल है, जहां बैठ करके समाचार लिखे जाते हैं, समाचार संकलित किए जाते हैं, उनका संपादन किया जाता है। और किसी भी चैनल का, किसी भी समाचार पत्र का यह एक तरह से हृदय है, जहां हम दुनिया भर की धड़कनों को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसका अपना ही एक रोमांच है, वैशिष्ट है। मुझे लगता है तकनीक ने जिस तरह से हमारे जीवन में हस्तक्षेप किया है, हमारी दिनचर्या को बदल दिया है, उसने समाचारों की दुनिया को भी गहराई से प्रभावित किया है। कोविड के प्रभाव के पूर्व 2019 का एक सर्वे किया गया था, जिसमें यह पाया गया कि धीरे धीरे समाचार पत्रों की जो रीडरशिप है वो घट रही है। अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे समाचार पत्र हैं जिनकी रीडरशिप में वृद्धि देखी गई, लेकिन देश के ऐसे अनेक प्रमुख समाचार पत्र हैं जिनकी रीडरशिप में हमने निरंतर गिरावट देखी है। और फिर कोविड के प्रभाव ने हमारी इस पूरी दुनिया को बदल दिया। 2019 की तीसरी तिमाही में औसत रीडरशिप देश के एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र की लगभग 1.75 करोड़ थी, जो उस समाचार पत्र की दूसरी तिमाही से 3.6% कम थी और पहली तिमाही से
13.6% कम थी। यह गिरावट, जैसा मैंने आपसे कहा, कि अनेक समाचार पत्रों में देखी गई, बल्कि पुणे, मुंबई और अहमदाबाद के डीएनए के प्रिंट एडिशन बंद कर दिए गए। यह स्थिति अन्य समाचार पत्रों के साथ भी आई, जहां उनके संस्करण जिन स्थानों से प्रकाशित हो रहे थे वो बंद करने के निर्णय करने पड़े। इसीलिए यह प्रश्न अब उठाया जाने लगा है कि क्या आने वाले समय में प्रिंट मीडिया समाप्त होगा। कोविड ने हमारी पूरी उस प्रवृत्ति को बदल दिया। वो दौर था जब इस तरह की अफवाहें उड़ी कि समाचार पत्रों से भी कोविड फैल रहा है। लोगों ने समाचार पत्र को छूना बंद कर दिया। एक अनजाने भय से वे ग्रस्त हो गए और हम शिफ्ट कर गए ऑनलाइन माध्यमों के ऊपर। वहां फिर नई तरह की बहस चली उनके विश्वसनीयता को लेकर के। गलत सूचनाएं, फेक सूचनाएं जिस तेजी से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित हो रही थी, उन्होंने मीडिया की दुनिया में नई चुनौतियों को खड़ा कर दिया। उधर ऑनलाइन माध्यमों पर नए तरीके के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स चालू हो गए और उन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने मनोरंजन के नए स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किए। जहां टेलीविजन पर लंबे धारावाहिक चलते थे, वहीं इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कुछ ही एपिसोड के अंदर वो पूरी कहानी समाप्त हो जाती थी। एक नए तरह का मनोरंजन, नई तरह की सामग्री इन चैनल्स ने परोसनी शुरू की और तकनीकी दृष्टि से भी ये चैनल टेलीविजन प्रसारणों से कहीं बहुत आगे थे। तकनीक ने, विशेषकर कोविड काल की उस पीड़ा ने, कोविड काल की उस परिस्थितियों ने एक नई तरह की मीडिया संस्कृति को जन्म दिया। एक और, जहां घरों से काम करने की शुरुआत होती है, वर्क फ्रॉम होम, अखबारों के जो तकनीकी सेटअप थे, वो एडिटोरियल डेस्क के जो वहां सीनियर रिपोर्टर्स थे, उन्होंने घर पे लगा दिए। इस तकनीक के माध्यम से आसान हो गया कि आप घर बैठे समाचारों का प्रेषण करने के साथ साथ उनका संपादन और पूरा पेज वगैरह तैयार करके प्रिंटिंग के लिए भेज सकने में सक्षम हो गए। और फिर जब ऑनलाइन माध्यमों पर निर्भरता बढ़ने लगी तो अखबार शिफ्ट हो गए अपने डिजिटल एडिशंस की तरफ और एक नई तरह का बिजनेस मॉडल तैयार होने लगा, जहां हमें इस बात के लिए प्रेरित किया जाने लगा कि आप हमें अखबार का डिजिटल सब्सक्रिप्शन दें। और वह सब्सक्रिप्शन जो फिजिकल कॉपीज हमारे पास अखबारों की आ रही थी, उसकी तुलना में बहुत कम है। उधर विज्ञापन कंपनियों की जो रणनीतियां हैं, उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। इन विज्ञापन कंपनियों ने प्रिंट की बजाय डिजिटल माध्यमों पर फोकस ज्यादा किया। डिजिटल माध्यमों पर विज्ञापन का एक बड़ा लाभ ये हुआ कि वहां पर आप तेजी से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। आपके विज्ञापन कितनी बार हिट हुए, कितने लोगों ने देखा, और उसका फीडबैक कहीं ना कहीं आपको मिलने लगा। और जब ये विज्ञापन का शिफ्ट डिजिटल माध्यमों पर होने लगा तो अखबारों ने भी अपनी उपस्थिति विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दिखानी शुरू की, या अखबारों की प्रेजेंस जो है हमको देखने को मिली। आज अधिकांश अखबारों के अपने वेब पेजेस हैं। अब ये समाचार पत्र, आज उनकी जो डिजिटल प्रेजेंस है वो अनेक स्थानों पर बढ़ती चली जा रही है। इसी प्रकार जो टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने भी यूट्यूब सहित विभिन्न जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर अपनी उपस्थिति जो है वो प्रदर्शित की है। आज संसद का जो प्रसारण है वो हमको यूट्यूब पर उपलब्ध है। न्यायालयों की के सीधा प्रसारण भी आज यूट्यूब पर उपलब्ध होने लग गया है। तो एक प्रकार से हमारी जो पूरी दुनिया है वो कितनी तेजी से बदल रही है। जहां पहले टेलीविजन के साथ एक बड़ी चुनौती थी कि हम उसी प्रसारण समय में यदि वो कार्यक्रम देख पाए तो ठीक, और वो समय निकल गया तो हमारे लिए उसका पुनः प्रसारण देख पाना संभव नहीं होता। आज इन डिजिटल माध्यमों ने उन कार्यक्रमों को इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से 24 घंटे हमारे लिए उपलब्ध कर दिया है। आप जब चाहे अपनी सुविधा के अनुसार ये कार्यक्रम देख सकते हैं। और इसी प्रकार समाचारों की दुनिया में भी बहुत तेजी से परिवर्तन आया है। अब आप समाचार कहीं भी किसी भी समय देख सकते हैं, खबरें पा सकते हैं। एक समय था जब आकाशवाणी ने 24 घंटे के समाचार देना शुरू किया था। पहले हर घंटे समाचार दिए जाते थे, बाद में 24 घंटे के समाचार वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन आज हमारे पास इतने डिजिटल ओपनिंग्स हो गई हैं कि हम कहीं भी किसी भी समय समाचारों की जो हमारी भूख है, जानकारी की जो हमारी इच्छा है, उसको हम पूरा कर सकते हैं।
24 घंटे लगातार सूचनाओं का, समाचारों का आक्रमण हमारे ऊपर हो रहा है, जहां विभिन्न समाचार पत्र और साथ में टीवी चैनल्स भी, जो न्यूज चैनल्स हैं, वो भी नोटिफिकेशंस के माध्यम से हमें लगातार अपडेट रखते हैं। तो इस प्रतिस्पर्धा में समाचारों के स्वरूप में भी तेजी से परिवर्तन होने लगा है। युवा वर्ग की प्राथमिकताएं बदलती जा रही हैं। पॉडकास्ट शुरू हो गए हैं, प्रसारण के नए नए माध्यम हमारे सामने आ गए हैं, जो बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। उधर जो अभी तक हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से, विशेषकर फेसबुक और ट्विटर, यहां धीरे धीरे युवाओं की इनसे दूरी बढ़ती चली जा रही है। वो जो दूसरे माध्यम है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे वो यूट्यूब है, वहां पर उनकी प्रेजेंस बढ़ती चली जा रही है। और फेसबुक और ट्विटर, जिनको आजकल आप एक्स कहते हैं, उन पर सामान्यतः बुजुर्गों की उपस्थिति आपको ज्यादा मिलेगी। लेकिन ये सारे माध्यम समाचारों को नए फॉर्मेट में दे रहे हैं, और इसलिए इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग, श्रोता वर्ग, या यूं कहूं कि अपने एक बहुत बड़ी ऑडियंस जो है वो डेवलप कर दी है। इस तरह के परिवर्तन ने हमें जो परंपरागत समाचार माध्यम है उनकी भूमिका पर पुनः चिंतन करने के लिए बाध्य किया है। तो भविष्य में जो डिजिटल न्यूज रूम तैयार होने जा रहे हैं, या जिस तरह हम डिजिटल न्यूज रूम की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, वहां एक सबसे बड़ा जो कारण होगा, सबसे बड़ा जो लाभ होगा, वो होगा ऑडियंस ट्रैकिंग टूल्स का विकास। हम उन टूल्स के माध्यम से ये पता कर पाएंगे कि हमारी ऑडियंस की प्राथमिकताएं क्या हैं, खबरों को लेके उनकी क्या अवधारणा है, वो किस तरह की खबरें चाहते हैं। लोकल और हाइपर लोकल खबरों के प्रति मोह बढ़ता चला जाएगा। उन ऑडियंस ट्रैकिंग टूल्स के माध्यम से हम मार्केट की जो इनसाइट है उसको भी कहीं समझने की कोशिश कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और बल्कि मुझे तो लगता है कि ये मार्केट इनसाइट को जो समझने की प्रवृत्ति है, ये भी अध्ययन, शोध, अनुसंधान के लिए एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में विकसित होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आने वाला समय कस्टमर सेंट्रिक न्यूज का होगा। हम अपनी ऑडियंस की आवश्यकता के अनुसार, उसकी अभिरुचि के अनुसार समाचार देने का प्रयास करेंगे। उनमें मानवीय अभिरुचि होगी, मानवीय संवेदनाओं की झलक भी होगी। वो खबरें विशिष्ट वर्ग के लिए भी हो सकती है, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में विशिष्ट वर्ग के लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए खबरें तैयार होंगी। उनके व्यवहार के आधार पर खबरों का निर्माण किया जाएगा, उनकी प्राथमिकता के आधार पर न्यूज तैयार की जाएगी, उनकी आवश्यकता और उनके आचरण के अनुरूप उनको समाचार देने का प्रयास किया जाएगा। हम ऐसे प्लेटफॉर्म विकसित कर लेंगे जो किसी विशेष विषय पर केंद्रित होंगे, और जो पाठक उन खबरों को चाहता है वो उन्हीं प्लेटफॉर्म्स की ओर जाएगा। वो क्लाइमेट चेंज को लेके हो सकते हैं, वो वॉर को लेके हो सकते हैं, वो विज्ञान को लेके हो सकते हैं, वो शिक्षा को लेके हो सकते हैं, वो राजनीति केंद्रित हो सकते हैं। अलग अलग इस तरह के विषयों को लेकर के विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म्स तैयार हो सकते हैं। आज आप देखते होंगे व्हाट्सएप के ऊपर आपको जो प्रमुख समाचार पत्र हैं उनके एडिटोरियल पेज मिल जाते हैं। आपको सुबह ही सुबह एक क्लिक पर यह जानकारी मिल जाती है कि देश भर के समाचार पत्रों ने किन मुद्दों को प्राथमिकताओं के साथ अपने एडिटोरियल पेज पर लिखा है, या अखबारों के संपादकों ने अपने विचार प्रकट किए। जहां पहले आपको इतने सारे अखबार पढ़ने पड़ते थे, खोजने पड़ते थे, ढूंढने पड़ते थे, या सब्सक्राइब करने पड़ते थे, अब हम उस दुविधा से बाहर निकल गए हैं। घर में बैठे बैठे हम पूरी की पूरी फाइल को ट्रांसमिट कर सकने में सक्षम हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में हमें हमारे न्यूज रूम्स को और अधिक प्रासंगिक बनाने दिशा में काम करना होगा। कभी मुझे लगता है कि समाचार पत्रों के स्वरूप में भी परिवर्तन आ सकता है। एक समय था जब समाचार पत्र मुख्य रूप से समाचार देने का काम करते थे, और उस पर जो विश्लेषणात्मक सामग्री है वो हम न्यूज मैगजीन्स में पढ़ते थे। मुझे याद है जब हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, उस समय रविवार, संडे, फ्रंटलाइन, दिनमान, ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं थीं जो हमारी उस समाचारों के विश्लेषणात्मक सामग्री के बारे में, विश्लेषणात्मक चिंतन के बारे में काफी सामग्री दिया करती थी। धीरे धीरे अधिकांश पत्रिकाएं बंद हो गईं और न्यूज़पेपर में सप्लीमेंट्स की परंपरा शुरू होती है और विचारात्मक पृष्ठ उस पर प्रकाशित किए जाने लगे।
ओपेड जैसे पृष्ठ समाचार पत्रों के साथ जुड़ गए, जहां चिंतन परक आलेखों के प्रकाशन की परंपरा शुरू होती है। तो धीरे धीरे जो न्यूज़पेपर हैं वो व्यूज पेपर में परिवर्तित होते चले जाएंगे, और जो व्यूज पेपर्स थे, मैगजीन्स थी, धीरे धीरे वो बंद होती चली जा रही है। तो आने वाला समय न्यूज़पेपर के स्वरूप को पूरी तरह से बदल देगा। केवल समाचार जानने की हमारी जो इच्छा है वो इन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे पूरी हो जाएगी। जहां तक हम ऑडियो विजुअल मीडियम की बात करते हैं, अब ऐसा दौर आएगा जब आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी मीडिया के क्षेत्र में, यदि आप काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं। अब समाचार टेक्स्ट के रूप में भी होंगे, समाचार ऑडियो के रूप में भी होंगे, और समाचार ऑडियो वीडियो के रूप में भी होंगे। अब आपको घटनास्थल पर जाकर के उसके वीडियोस भी शूट करने होंगे और उसी के अनुसार कमेंट्री करनी होगी, और साथ में साज सज्जा, ग्राफिक्स इत्यादि को भी आपको उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। इसलिए आपको बड़े कल्पनाशील तरीके से उस न्यूज के कैप्सूल्स को तैयार करने के लिए तत्पर होना पड़ेगा। आज समाचार पत्रों के जो एप्स हैं उसमें आप इस तरह की खबरें नियमित रूप से देख रहे हैं, तो आपका लेखन भी अच्छा होना चाहिए, आपका न्यूज सेंस भी अच्छा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन भी बढ़िया होना चाहिए, और आपकी एक जो एस्थेटिक सेंस है, कम शब्दों में किस तरीके से सुरुचिपूर्ण तरीके से उस खबर के मर्म को आप अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, ये भी आपके लिए एक बड़ी चुनौती है। इसलिए मुझे लगता है कि अब दर्शक व पाठक के लिए हमें उपयुक्त खबरें तलाशनी पड़ेंगी, और वो खबरें भी मल्टीटास्किंग स्किल्स के माध्यम से देनी पड़ेंगी, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इन सब के संयोजन के आधार पर। तो आने वाला दौर पत्रकारिता की खबरों की दृष्टि से बिल्कुल नया दौर होगा। अब हमें ऑडियंस केंद्रित दृष्टि को अपनाते हुए दर्शकों की जरूरतों और उनकी अभिरुचियों को ध्यान में रखना होगा, डेटा का विश्लेषण करना होगा, उनके व्यवहार, रुचि और प्राथमिकता को समझना होगा। इसलिए कई बार मुझे लगता है कि जिस तरह से डेटा जर्नलिज्म का आज की पत्रकारिता में प्रवेश हुआ है, आने वाले समय में डेटा जर्नलिज्म पत्रकारिता का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होगा। और हो सकता है अब हमारे जो कोर्सेज हैं उसमें तो डेटा जर्नलिज्म को जोड़ ही लिया गया है, लेकिन आने वाले टाइम में डेटा जर्नलिज्म के स्वतंत्र सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम भी शुरू कर दिए जाएं। रिपोर्टर को विजुअल स्टोरी टेलिंग में भी महारत हासिल करनी होगी, क्योंकि दर्शक अब न्यूज को वीडियो में चाहता है। पहले जिस तरह से हम बताते थे कि चित्र की क्या महत्ता है, अब और आगे हमारी जो इच्छा हो गई है वो वीडियो में उन चीजों को देखने की, कि किस तरह से वॉर जो हो रही है, कैसे बम्बार्डमेंट हो रहा है, किस तरह से वहां अस्पताल, स्कूल नष्ट कर दिए गए हैं, उसकी भयावहता, उसकी संवेदना, उसकी पीड़ा को समझने के लिए, महसूस करने के लिए, जानने के लिए, वहां किस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, किस तरह से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं जो हम जानना चाहते हैं। तो रिपोर्टर को एक अच्छा विजुअल स्टोरी टेलर भी बनना पड़ेगा, और न्यूज रूम को भी उसी तरीके से उन्हें प्रशिक्षित करना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन खबरों को तुरंत वायरल कर सकने में सक्षम है, इसलिए उन न्यूज रूम्स को उन खबरों को व्यापक प्रचार प्रसार की दृष्टि से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी प्रभावी उपयोग करने की रणनीतियां तय करनी होंगी, और इसमें फेक न्यूज का भी हमको ध्यान में रखना होगा। इसलिए आने वाले समय में न्यूज रूम में फेक न्यूज डिटेक्शन की भी यूनिट्स तैयार करनी आवश्यक हो, ताकि इस प्रकार की खबरों को पहचाना जा सके और उसकी रोकथाम के लिए अपने ऑडियंस को सतर्क और सजग किया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, जनरेटिव एआई, इसका जिस तरह से पत्रकारिता में और मीडिया में प्रयोग हो रहा है, हमारी पूरी पत्रकारिता की दुनिया बदल गई है। एआई एंकर्स के बारे में तो आपने सुना ही है, किस तरह से देश के कुछ प्रमुख टीवी चैनल्स ने एआई एंकर्स का सहयोग लेना शुरू किया है, जो 24 घंटे काम कर सकने में सक्षम है, कभी थकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, कितनी भाषाओं में वो साथ के साथ ट्रांसलेशन कर सकता है, किस तरह से वो डेटा को तैयार कर सकता है, किस तरह से खबरें लिख सकता है, जिसमें मानवीय त्रुटि होने की आशंकाएं कम से कम है। जो डेटा जिस तरह से आप फीड करेंगे उसी तरह से वो लिख पाएगा। इस पर निरंतर शोध चल रही है। आने वाले समय में ये एआई एक नया चमत्कार हमारे लिए होगा, और न्यूज रूम की उस पूरी कल्पना को मुझे लगता है कि बदल देगा।
एआई पत्रकारिता का अविभाज्य हिस्सा हो गया है। खबरें लिखना, कंटेंट तैयार करना, आलेख लिखना, उसकी हेडलाइन तैयार करना, चित्र ढूंढना, ऐसे न जाने कितने काम हैं। यूट्यूब का थंबनेल बनाना, कितने सारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें एआई प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। एआई ने पत्रकारिता की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। आज इस तकनीकी चुनौती में जो समस्याएं हम महसूस करते हैं, जो आशंकाएं प्रकट करते हैं, जैसे एआई की जो स्टोरीज हैं उसमें मानवीय स्पर्श नहीं है, मानवीय संवेदना नहीं है। कल मुझे लगता है हमारे वैज्ञानिक वो तकनीक भी तैयार कर देंगे जिसमें एआई उस मानवीय संवेदना के आधार पर भी स्टोरीज लिखने लगेगा। अब तो बहस इस बात पर हो रही है कि क्या एआई मानव बुद्धि के साथ संघर्ष कर सकता है या मानवीय बुद्धि से भी आगे निकल सकता है। क्या आने वाला समय मशीन मशीन के बीच में संघर्ष का होगा? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लगातार प्रयत्न हो रहे हैं। एक खबर थी, रोबोट ने आत्महत्या कर ली। कारण कोई तकनीक भी हो सकता है, लेकिन क्या रोबोट या मशीनों में भी अवसाद की स्थिति पैदा हो जाएगी? तो आप देखिए किस तरह से तकनीक ने हमारे जीवन में हस्तक्षेप किया है। जीवन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो इस तकनीक से प्रभावित नहीं हुआ है। आज किसानों के लिए किसान जीपीटी है, वो खेती के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास कितनी तरह के सोर्सेस हैं। जब तक अखबार में खबर छप करके आएगी तब तक वो सूचनाएं आप तक पहुंच जाती हैं। इसलिए इस एआई और जनरेटिव एआई की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। एआई एंकर्स, एआई टीचर्स, एआई रिपोर्टर्स जब ये डेटा के आधार पर खबरें तैयार कर रहे हैं तो शायद पत्रकार का काम उससे भी आगे का होगा। जब वो इन डेप्थ स्टडी करेगा, वो जो डेटा इकट्ठा करेगा, एआई उस डेटा का विश्लेषण बहुत अच्छी तरीके से कर पाने में सक्षम होगा। इसलिए मनुष्य का काम, मानवीय जो उसमें प्रतिभा जुड़ेगी, आज के संदर्भ में मुझे लगता है उसको और अधिक चुनौती के साथ अपने काम को संपादित करना पड़ेगा। एआई मशीन लर्निंग और एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस के आधार पर कार्य करता है। इससे समाचार निर्माण में और तेजी आ जाएगी। टेक्स्ट टू स्पीच और टैगिंग या उपशीर्षक लगाने का काम भी ये बड़ी खूबी से कर लेगा। लगातार शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से ये और अधिक चमत्कारिक ढंग से अपने कार्यों का संपादन कर सकने में सक्षम होगा, जो अपने उपभोक्ताओं की या यूजर की आवश्यकताओं के अनुरूप खबरों को तैयार कर सकने में सक्षम होगा। इसमें एक और चुनौती है। जहां फेक न्यूज की हम बात करते हैं, वहीं डीप फेक एक नई चुनौती के रूप में हमारे सामने समस्या उभरी है। तो बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल हम देते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का जो डीप फेक वीडियो प्रसारित हुआ था, जिसमें उन्होंने यूक्रेन वासियों से यह अनुरोध किया था कि वे रूस के सामने समर्पण कर दें, हथियार डाल दें। तो इस प्रकार की खबरों के माध्यम से दहशत फैल सकती है, नई चुनौतियां खड़ी हो सकती है। तो तकनीक ने जहां इतनी अधिक सुविधाएं दी हैं, वहीं जीवन में बहुत सारी दुविधाएं भी दी हैं। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि हम तकनीक के गुलाम न बने, तकनीक हमारी गुलाम बने, हमारे कार्यों में सहयोगी बने, हमारे कार्यों में, हमारे चिंतन में वो पूरक बनकर आए। तो यह पत्रकारिता के लिए, मीडिया की दुनिया के लिए एक वरदान साबित होगा। आने वाले समय में पॉडकास्ट काफी लोकप्रिय होगा। पिछले कुछ वर्षों से पॉडकास्टिंग काफी लोकप्रिय विधा के रूप में विकसित हो रहा है। बल्कि मुझे लगता है अब तो जो रिपोर्टर है वो भी एक व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कहते हुए आपको स्टोरीज देगा। वो अपना पहले परिचय देगा और उसके बाद पूरी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करेगा। तो रिपोर्टर की जो परंपरागत अवधारणा है वो भी शायद कहीं बदलेगी। और क्या एआई के माध्यम से हम पत्रकारों की आवाज का क्लोनिंग भी तैयार कर पाएंगे?
आप जैसी चाहें कल्पना कर सकते हैं आने वाले दौर में किस तरह से हम ऑडियो, वीडियो और टेक्सचुअल खबरों को पढ़ेंगे, देखेंगे। अभी आपसे बात हुई कि अब डिजिटल शिफ्ट हो रहा है विज्ञापनों का। अब आप यदि उस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप विज्ञापन फ्री ट्रांसमिशन भी देख सकते हैं। बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने ये सुविधा दी है कि आप निश्चित शुल्क दे करके उनका प्रीमियम सर्विसेज ले लीजिए, तो आपको विज्ञापन की जो बीच में अवरोध आते हैं, व्यवधान पड़ता है, उससे मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि उधर एक्स ने जिस तरह से ब्लूटूथ आदि के लिए पैसा लेना शुरू किया है तो लोगों की रुचि उसमें धीरे धीरे घटने लगी है। लेकिन ये नए नए प्रयोग हैं, नई नई अवधारणाएं हैं, ये आएंगी और एक नए संसार की ओर हमें ले जाएंगी। समाचार पत्रों की एक और चुनौती है, जो उनका न्यूज प्रिंट है उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, विभिन्न प्रकार के टैक्स उन पर लगाए जा रहे हैं। उस कारण से समाचार पत्रों के प्रकाशन और मुद्रण की कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है और दूसरी ओर उधर विज्ञापन के राजस्व में भी कमी आई है। वो धीरे धीरे डिजिटल माध्यमों पर शिफ्ट हो रहे हैं और अनेक प्रमुख समाचार पत्रों के प्रिंट एडिशन बंद होते चले जा रहे हैं और वे ऑनलाइन मोड पर निर्भर हो गए हैं। इसलिए जैसा मैंने शुरू में भी कहा, एक नए राजस्व मॉडल या बिजनेस मॉडल पर हमें विचार करना पड़ेगा। धीरे धीरे ऑडियंस में राजनीतिक खबरों के प्रति उदासीनता का भाव बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में कई बार यह बात की जा रही है कि दर्शक या ऑडियंस अब सकारात्मक खबरें पसंद करें। सकारात्मक स्टोरीज के लिए कुछ प्रयास किए गए, जिसमें जर्मनी की 3 मीडिया कंपनीज ने मिलकर के बून इंस्टीट्यूट फॉर जर्नलिज्म एंड कंस्ट्रक्टिव डायलॉग तैयार किया और उसमें इन्होंने इसी प्रकार की पॉजिटिव स्टोरीज को प्रमोट करने की कोशिश की और एक रचनात्मक बहस भी इसके माध्यम से शुरू की। या यूं कहें कि सामाजिक विकास की पत्रकारिता की अवधारणा को आगे बढ़ाने में बल देने के ये प्रयास किए गए। इसी तरह से सॉल्यूशन जर्नलिज्म नेटवर्क भी तैयार किया गया, जिसने लगभग 14,000 से अधिक इस तरह के सकारात्मक रिपोर्ट्स को एक जगह संकलित किया और कोशिश की कि इस तरह की खबरों के प्रति आम आदमी का, आम पाठक का, आम दर्शक का जुड़ाव हो। बीबीसी ने भी इस तरह के प्रयास किए और अपलिफ्टिंग पोर्टल तैयार किया, जहां इस तरह के प्रयासों को गति देने की कोशिश की। द गार्जियन ने भी द अपसाइड करके एक पोर्टल बनाया है, जहां इस तरह की सकारात्मक खबरों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। कुछ स्वतंत्र वेबसाइट्स भी बनी हैं जो इस तरह की सकारात्मक खबरों को प्रोत्साहन दे रही हैं। उसमें ऑप्टिमिस्ट डेली, द गुड न्यूज नेटवर्क और पॉजिटिव न्यूज इत्यादि प्रमुख है। तो अब वो दौर भी आ रहा है। इधर कुछ समाचार पत्रों ने, विशेषकर भास्कर ने, एक अभियान चलाया। तो इस तरह की सकारात्मक खबरों के प्रति जो एक चाह है पाठक दर्शक की, उसको पूरा करने के लिए भी कुछ मीडिया हाउसेज ने प्रयास किए हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में समाधान आधारित सॉल्यूशन जर्नलिज्म का भी कहीं ना कहीं प्रेजेंस होगी, जहां उन चुनौतियों का, उन समस्याओं का समाधान करने की, उसका स्पष्टीकरण देने की कोशिश की जाएगी। जो हमारे ऑनलाइन ट्रैकिंग टूल्स हैं, ये भी कोशिश करेंगे कि हम अपने ऑडियंस का जो एक्सपीरियंस है, चूंकि पर्सनल एक्सपीरियंस ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, उसको भी कहीं ट्रैक कर सकें और उसके माध्यम से उनकी अभिरुचियों को पूरा करने की दिशा में हम मदद कर सकें। इसी तरह से कुछ नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी विकास हो रहा है, जो तुलनात्मक दृष्टि से अधिक सुरक्षित वातावरण आज की तारीख में दे रहे हैं। इनमें है मेस्टाडॉम, डिस्कॉर्ड और पोस्ट। क्योंकि अभी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां एक और नई चुनौती उभरी है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो टेलीग्राम जैसे चैनल्स हैं, जहां सरकार की आलोचना करना, अनेक देशों में जहां अधिनायकवादी तानाशाही व्यवस्था है, वहां सरकार की आलोचना करना बहुत मुश्किल है, कठिन है। ऐसी स्थिति में कुछ नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कोशिश कर रहे हैं कि हम अधिक सुरक्षित और फ्रेंडली उनको एक एनवायरनमेंट जो है वो दे सके। इन सब चुनौतियों के बीच में एक नई चुनौती जो उभरी है वो है एआई के प्रयोग के कारण नैतिक चुनौतियां।
या नैतिक नियामक प्रश्न, किस तरह से इसकी विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है और कैसे इसका गलत प्रयोग नुकसान पहुंचा सकता है। इस समय बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है जिस तरह से हमारी एआई पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, कॉपीराइट की समस्याएं, धोखाधड़ी, अश्लीलता, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर व्यापक चर्चा की जानी चाहिए ताकि आने वाली पत्रकारिता को हम इन खतरों से बचा सकें। मैंने कोशिश की है कि एक आपको सोचने के लिए बाध्य करूं कि जिस तरह से तकनीकी विस्तार हो रहा है वो भविष्य में हमारी उस मीडिया की दुनिया के संसार को किस तरह से सृजित करेगा, प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। आज की परिस्थितियों में हम कुछ संभावनाओं की ओर ध्यान प्रकट कर सकते हैं कि आने वाला समय बहुत दुविधापूर्ण भी हो सकता है तो बहुत रोचक भी हो सकता है। हम पीछे नहीं लौट सकते। ये तकनीकी प्रगति या वायवीय आक्रमण, तकनीकी आक्रमण जो हमारे ऊपर हुआ है, हमें इसी दौर में जीना है और अपने लिए एक ऐसा सुरक्षित, निर्भीक और वैचारिक माहौल या वातावरण सृजित करना है जिसमें हम भविष्य की मानवता को बचा सकें, भविष्य के जो विचार हैं उसे कहीं ना कहीं बचा सकें और साथ ही मीडिया के क्षेत्र में जिस प्रामाणिकता की, विश्वसनीयता की, निर्भीकता की और सत्य की बात करते हैं उसकी रक्षा के लिए प्रयत्नशील हो सके। फिर कहूंगा, हम तकनीक के गुलाम नहीं बने, तकनीक हमारी गुलाम बने, तकनीक हमारे पे हावी नहीं हो, हम तकनीक पर हावी हो, तकनीक हमारे कार्य में सहयोगी बने, हमारी मास्टर नहीं बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।